खौफनाक हवेली का राज, नकाबपोश साया। ये कहानी है इंदौर के पास एक छोटे से गांव रामपुर की। गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक घनी झाड़ियों और पेड़ों से घिरी पहाड़ी पर एक पुरानी विशाल हवेली थी। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे। उसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी कि वहां सालों पहले एक जालिम जमींदार रहता था जिसने कई लोगों को टॉर्चर करके मार डाला था और उनकी आत्माएं आज भी वहीं भटकती हैं। कहानी शुरू होती है अंकित से। अंकित जो शहर से आया एक युवा पत्रकार था, हमेशा से ऐसी अनसुलझी कहानियों की तलाश में रहता था। उसे गांव वालों से इस हवेली के बारे में पता चला तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वह इसे अपनी अगली बड़ी रिपोर्ट बनाने का मौका समझ रहा था। उसके साथ था उसका दोस्त और कैमरामैन विक्रम, जो हमेशा अंकित के साथ उसकी हर अजीबोगरीब खोज में शामिल रहता था। विक्रम थोड़ा डरपोक था, लेकिन अंकित की धुन देखकर वह मना नहीं कर पाता था। एक अंधेरी चांदनी रात में अंकित और विक्रम उस हवेली की ओर निकले। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी थी, बेटा उस हवेली में मत जाना, जो गया वो लौटकर नहीं आया। लेकिन अंकित ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी उदासी और खामोशी ने उन्हें घेर लिया। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुरानी मिट्टी और सड़ती हुई चीजों की। हवेली का मुख्य दरवाजा जंग खाया हुआ था और आधा खुला था। अंदर अंधेरा इतना घना था कि अपनी हथेली भी दिखाई नहीं दे रही थी। अंकित ने अपनी टॉर्च निकाली और विक्रम ने कैमरा ऑन किया। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक तेजी से हवा का झोंका आया और दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। वे दोनों चौंक गए। अंदर का माहौल और भी डरावना था। टूटे हुए फर्नीचर, मकड़ी के जाले और दीवारों पर कुछ धुंधली तस्वीरें। हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थी, कभी पानी टपकने की, कभी किसी चीज के सरकने की। विक्रम का चेहरा पीला पड़ चुका था। अंकित, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए, ये ठीक नहीं है। अरे विक्रम, ये सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल है। शायद चूहे या हवा से आवाजें आ रही होंगी। अंकित ने उसे दिलासा दिया, हालांकि उसके खुद के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। वे धीरे धीरे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे। वहां एक बड़ा झूमर लटका हुआ था, जिसके टूटे हुए कांच की चमक टॉर्च की रोशनी में और डरावनी लग रही थी। तभी उन्होंने सीढ़ियों से ऊपर आती हुई एक हल्की सी आहट सुनी। अंकित ने टॉर्च ऊपर की, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। विक्रम ने कहा, शायद हमारी आवाज सुनकर कोई जानवर ऊपर भाग गया। वे ऊपरी मंजिल पर जाने का फैसला करते हैं। सीढ़ियां चरमराहट की आवाज कर रही थी, जैसे सालों से उन पर किसी ने कदम न रखा हो। ऊपर पहुंचते ही उन्हें कई कमरे दिखाई दिए, जिनमें से कुछ के दरवाजे टूटे हुए थे और कुछ बंद थे। उन्होंने पहले कमरे में प्रवेश किया। ये एक बेडरूम था, जिसमें एक पुराना धूल भरा पलंग पड़ा था। पलंग के पास एक बच्चे का टूटा हुआ झूला पड़ा था। अचानक कमरे में रखी एक पुरानी घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगी और फिर रुक गई। समय 3:33 पर रुक गया। विक्रम चिल्ला पड़ा, ये क्या हो रहा है? तभी उन्हें पास के कमरे से किसी औरत के सिसकने की आवाज सुनाई दी। अंकित ने हिम्मत करके उस कमरे का दरवाजा खोला। यह एक और बेडरूम था, लेकिन यहां का माहौल बहुत ठंडा था। कमरे के बीच में एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी, जिसकी आंखें काली थी। जैसे ही अंकित ने उस गुड़िया को छुआ, कमरे में तेज हवा चलने लगी और खिड़कियां धड़ाम धड़ाम करने लगी। गुड़िया की आंखें चमकने लगी। विक्रम घबराकर भागने लगा, लेकिन अंकित ने उसे पकड़ लिया। विक्रम, रुको, ये सब महज इल्यूजन है। लेकिन विक्रम मानने को तैयार नहीं था। वे किसी तरह उस कमरे से बाहर निकले और आगे बढ़े। हवेली का हर कोना उन्हें डरा रहा था। उन्हें लगने लगा कि कोई उन्हें लगातार देख रहा है। तभी विक्रम के कैमरे की स्क्रीन पर कुछ अजीबोगरीब आकृतियां दिखाई देने लगी।
जो धुंधली थी लेकिन इंसानों जैसी लग रही थीं। वे कैमरे के अंदर ही गायब हो जाती थी और फिर से आ जाती थी। उन्होंने एक पुराने डाइनिंग हॉल में प्रवेश किया। वहां एक बड़ी सी मेज थी जिस पर कई प्लेटें टूटी हुई पड़ी थीं। हॉल के एक कोने में एक बड़ा सा पियानो पड़ा था जिसकी चाबियां अपने आप ऊपर नीचे होने लगी, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। यह दृश्य इतना क्रीपी था कि विक्रम की चीख निकल गई। जैसे ही पियानो की आवाज बंद हुई, हॉल में तेज कदमों की आहट सुनाई दी। वे दोनों छिप गए। तभी उन्होंने देखा कि एक नकाबपोश साया हॉल के एक कोने से दूसरे कोने में जा रहा था। वह साया बिल्कुल काला था और उसके चेहरे पर एक पुराना फटा हुआ नकाब था। वे दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। साया अचानक रुक गया और उनकी तरफ देखने लगा, जैसे उसने उन्हें महसूस कर लिया हो। विक्रम ने अनजाने में अपना पैर हिला दिया और एक पुरानी बोतल गिर गई। आवाज सुनकर साया उनकी ओर तेजी से बढ़ने लगा। वे दोनों जान बचाकर भागे। भागते हुए वे हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचे, जहां एक छोटी सी लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी में पुरानी किताबें और कागज बिखरे पड़े थे। भागते भागते अंकित को एक पुरानी चमड़े की डायरी मिली। वह डायरी को देखकर समझ गया कि यह हवेली के पुराने मालिक की हो सकती है। वह उसे अपने साथ ले गया। नकाबपोश साया उनके पीछे आता रहा। वे किसी तरह हवेली से बाहर निकले और अपनी गाड़ी की तरफ भागे। साया हवेली के दरवाजे पर आकर रुक गया और उन्हें देखता रहा। जैसे ही वे गाड़ी में बैठे, अंकित ने डायरी खोली। डायरी में अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। अंकित को थोड़ी संस्कृत और पुरानी हिंदी आती थी, है ना? तो उसने कुछ शब्दों को पहचानने की कोशिश की। हवेली के मालिक जमींदार रुद्राक्ष सिंह के बारे में लिखा था। डायरी में जिक्र था कि रुद्राक्ष सिंह वास्तव में एक कलाकार था जो लोगों की आत्माओं को अपनी कला में कैद करने का दावा करता था। वो एक चित्रकार था और उसकी पेंटिंग इतनी जीवंत लगती थीं कि देखने वालों को लगता था कि वे वास्तव में जिंदा है। डायरी में लिखा था कि रुद्राक्ष सिंह ने एक दुर्लभ जड़ी बूटी की खोज की थी जिससे वे मृत आत्माओं को कुछ समय के लिए अपने चित्रों में जीवित कर सकता था। लोग जिसे अत्याचार मानते थे, वो असल में उसकी कला का हिस्सा था। वो लोगों को पीड़ा देता था ताकि उनकी आत्मा उस पीड़ा को चित्रों में उतार दे, और जो लोग गायब हुए थे वे असल में उसकी पेंटिंग का हिस्सा बन गए थे। अंकित को डायरी में एक नक्शा भी मिला जो हवेली के अंदर एक गुप्त कमरे की ओर इशारा कर रहा था। नक्शे में एक जगह को आत्मा का दर्पण लिखा गया था। अंकित ने सोचा कि शायद वही कमरा था जहां रुद्राक्ष सिंह अपनी पेंटिंग बनाता था। अंकित और विक्रम वापस गांव गए। वे अब बहुत डरे हुए थे, लेकिन अंकित की पत्रकारिता की भूख उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। डायरी पढ़ने के बाद उसका डर उत्सुकता में बदल गया था। वह उस गुप्त कमरे को देखना चाहता था। अगले दिन वे फिर से हवेली लौटे, लेकिन इस बार वे दिन के उजाले में गए। हवेली अभी भी डरावनी थी, लेकिन रात जैसा खौफ नहीं था। वे नक्शे का पालन करते हुए हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचे। एक पुरानी अलमारी के पीछे उन्हें एक छिपा हुआ दरवाजा मिला। दरवाजा खुलने पर एक संकरा गलियारा दिखाई दिया जो एक बड़े कमरे में जाकर खत्म होता था। यह कमरा बिल्कुल अलग था। वहां ढेर सारे कैनवस और पेंटिंग के उपकरण पड़े थे। बीच में एक बड़ा सा आईना रखा था जिसके चारों तरफ अजीबोगरीब नक्काशी की गई थी। यही था आत्मा का दर्पण। कमरे की दीवारों पर कई पेंटिंग लटकी थीं। अंकित ने ध्यान से देखा। हर पेंटिंग में एक इंसान का चेहरा था जिसकी आंखों में भयानक दर्द और डर साफ झलक रहा था। पेंटिंग इतनी जीवंत थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वे अभी बोलने लगेंगी। तभी एक पेंटिंग में एक औरत का चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें खुली थीं और वह उन्हें देख रही थी। विक्रम चिल्ला पड़ा, अंकित, ये पेंटिंग हिल रही है। तभी कमरे में रखी एक छोटी सी घड़ी फिर से 3:33 पर रुक गई और तभी उस कमरे में नकाबपोश साया फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट था। साया अब धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था।
अंकित ने टॉर्च उसकी तरफ की, तभी एक चौंकाने वाली बात सामने आई। नकाबपोश साया कोई आत्मा नहीं था, बल्कि वह खुद रुद्राक्ष सिंह था। रुद्राक्ष सिंह ने अपना नकाब हटाया। उसका चेहरा भयानक और उसकी आंखें उन्मादी थीं। उसने एक जहरीली मुस्कान के साथ कहा, तुम लोग यहां तक पहुंच ही गए। मैंने सोचा था कि मेरी कला सदियों तक छिपी रहेगी, लेकिन आप जिंदा कैसे हैं? लोग कहते हैं कि आप सालों पहले मर चुके थे। अंकित ने हिम्मत करके पूछा। रुद्राक्ष सिंह हंसने लगा, एक भयानक हंसी। मैं मरा नहीं हूं। मैंने खुद को अपनी सबसे बड़ी कलाकृति में कैद कर लिया था। मैंने उस दुर्लभ जड़ी बूटी से बनी एक खास दवा पीकर खुद को स्थायी कर लिया था, ताकि मैं हमेशा जीवित रहूं और अपनी कला को अमर कर सकूं। मैं अपनी आत्मा को अपने सबसे बड़े चित्र में ट्रांसफर कर सकता था, और जब मुझे शरीर की आवश्यकता होती मैं वापस आ सकता था। और जब मैं नहीं होता था तो मेरा ही साया इस हवेली में घूमता था, ताकि लोग डर कर दूर रहे। विक्रम बेहोश होने ही वाला था। रुद्राक्ष सिंह ने बताया कि वह बीच बीच में अपनी आत्मा को अपने ही चित्रों में ट्रांसफर कर लेता था, ताकि कोई उसे पकड़ न पाए। और जब उसे बाहर निकलना होता था तो वह 3:33 पर वापस आता था, क्योंकि वह समय उसके लिए शुभ था। रुद्राक्ष सिंह ने आगे कहा, अब तुम दोनों मेरी अगली कलाकृति बनोगे। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा डर, ये मेरी अगली मास्टरपीस में काम आएगा। रुद्राक्ष सिंह उनके करीब आने लगा। अंकित और विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन कमरा बंद हो गया था। रुद्राक्ष सिंह ने एक बड़ी सी सिरिंज निकाली, जिसमें एक अजीब सा तरल भरा था। ये मेरी नई दवा है। ये तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए मेरे चित्र में कैद कर देगी। तभी एक और अप्रत्याशित घटना हुई। कमरे के एक कोने से एक पुरानी पेंटिंग हिलने लगी। वह पेंटिंग एक छोटी लड़की की थी, जिसकी आंखों में उदासी थी। पेंटिंग से एक हल्की सी रोशनी निकली और धीरे धीरे एक धुंधली आकृति कमरे में साकार होने लगी। यह आकृति रुद्राक्ष सिंह की अपनी बेटी चित्रा की थी। चित्रा, जिसे रुद्राक्ष सिंह ने खुद अपनी एक पेंटिंग में कैद कर लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका पिता और लोगों को पीड़ा दे। चित्रा की आत्मा ने अपने पिता के खिलाफ जाने का फैसला किया। चित्रा ने एक भयानक आवाज में कहा, पिताजी अब बस, आप और लोगों को नहीं सता सकते। रुद्राक्ष सिंह चौंक गया। चित्रा, तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर दिया था। चित्रा ने बताया कि उसकी आत्मा ने सालों से इस पेंटिंग में रहकर खुद को मजबूत किया था, और उसने उस आत्मा के दर्पण का उपयोग करके खुद को कुछ समय के लिए भौतिक रूप में प्रकट किया था। उसने अंकित और विक्रम की मदद करने का फैसला किया था, क्योंकि वे निर्दोष थे। चित्रा और रुद्राक्ष सिंह के बीच एक भयानक लड़ाई छिड़ गई। यह एक आध्यात्मिक लड़ाई थी, जहां चित्रा अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करके रुद्राक्ष सिंह को रोकने की कोशिश कर रही थी। कमरे में चीजें अपने आप गिरने लगीं। दूध, हवा में अजीबोगरीब शक्तियां टकरा रही थीं। अंकित और विक्रम डर के मारे एक कोने में दुबक गए। लड़ाई चरम पर थी। चित्रा ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके रुद्राक्ष सिंह को आत्मा के दर्पण की ओर धकेला। रुद्राक्ष सिंह को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो अपनी बेटी की शक्ति को कम आंक रहा था। जैसे ही रुद्राक्ष सिंह आत्मा के दर्पण के करीब पहुंचा, चित्रा ने एक मंत्र पढ़ा। दर्पण चमकने लगा और रुद्राक्ष सिंह को अपनी ओर खींचने लगा। रुद्राक्ष सिंह चिल्लाया, नहीं, ये मेरी कला थी, मैं अमर हूं। लेकिन चित्रा ने अपनी शक्ति से उसे दर्पण के अंदर खींच लिया। दर्पण में रुद्राक्ष सिंह का चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखों में वही दर्द और डर था जो उसकी पेंटिंग के लोगों की आंखों में होता था। और फिर दर्पण टूट गया। रुद्राक्ष सिंह हमेशा के लिए उसमें कैद हो गया। चित्रा ने अंकित और विक्रम की तरफ देखा। उसकी आकृति धुंधली होने लगी। उसने कहा, मेरा काम पूरा हो गया, अब यह हवेली शांत रहेगी। उसकी आकृति हवा में विलीन हो गई। अंकित और विक्रम कमरे से बाहर निकले। हवेली अब शांत थी। कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं। वे जानते थे कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जिस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। वे बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठकर गांव की ओर रवाना हुए। अंकित ने अपनी रिपोर्ट लिखी।
लेकिन उसने रुद्राक्ष सिंह की आत्मा को चित्रों में कैद करने वाली बात नहीं लिखी। उसने सिर्फ एक जमींदार की कहानी लिखी जिसने मानसिक रोगियों पर भयानक प्रयोग किए थे। लोगों ने उसकी कहानी पर विश्वास किया, लेकिन उसे कभी पूरा सच पता नहीं चला। अंकित और विक्रम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, लेकिन हवेली का अनुभव उन्हें कभी नहीं भूला। अंकित ने बाद में कई और कहानियां खोजीं, लेकिन रामपुर की हवेली जैसा अनुभव उसे फिर कभी नहीं हुआ। कई साल बाद अंकित एक मशहूर पत्रकार बन चुका था। एक दिन उसे एक पुरानी आर्ट गैलरी से एक निमंत्रण आया। गैलरी में 19वीं सदी के एक अज्ञात कलाकार की पेंटिंग की प्रदर्शनी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसकी पेंटिंग इतनी जीवंत थी कि देखने वालों को रोंगटे खड़े हो जाते थे। अंकित गैलरी में गया। वहां उसने एक पेंटिंग देखी। पेंटिंग में एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी आंखें परिचित सी लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ जानता हो। और उस पेंटिंग के नीचे एक छोटा सा साइन बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था कलाकार रुद्राक्ष सिंह। अंकित को पसीना आ गया। उस पेंटिंग की आंखों ने उसे देखा और धीमी सी मुस्कान बिखेरी। अंकित को एहसास हुआ कि रुद्राक्ष सिंह शायद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। हो सकता है कि वह आज भी अपनी कला में कहीं ना कहीं मौजूद हो, अपनी अगली मास्टरपीस की तलाश में। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन हवेली का रहस्य और रुद्राक्ष सिंह की कला का डर हमेशा के लिए कायम रहेगा।